अब ये पूरा दर्द भेदभाव का है। आप सुनिए सरकारें कैसे कानून बनाती हैं। सरकार ने हमारा डीएनटी को ये समझ रखा है। सरकार क्या समझती है? सरकार समझती है कि ये डीएनटी के लोग मरे हुए लोग हैं, इनको ना बैठना आता है, ना इनको खड़ा होना आता है, ना इनको खाना आता है, ना इनको पीना आता है। इनको अगर ये सब चीजें आती तो आज इनकी ये हालत नहीं होती। और सबसे बड़ी बीमारी वो है भाइयों, आप लोगों को वोट देना नहीं आता, वोट देना नहीं आता। तो अगर आप लोगों को ये सब आता तो आज ये मेरे भाई कोई भी यहाँ खड़े नहीं रहते। अरे जब आप लोग आ गए हाजिरी देने के लिए तो आपको समाज की जाजम पे बैठने में आपत्ति कहाँ है? आप बैठ जाइए, आप पहले पीड़ा सुनिए। हम जयपुर से आए, हमने कुछ नहीं खाया पिया। आप लोगों को आके भी ज्यादा भूख और प्यास सता रही है क्या? आप इधर आए, पंडाल की गरिमा को बनाए रखे। सबसे पहले आप भेदभाव समझिए। अगर सरकार ने एक कानून बनाया कि कोई सांप नहीं नचाएगा, कोई बंदर नहीं नचाएगा, कोई भालू नहीं नचाएगा, ये डीएनटी के लोग हमारे पास बैठे हैं, इन्होंने सारे सांप नहीं पकड़े थे, सारे बंदर नहीं पकड़े थे, सारे भालू नहीं पकड़े थे, सिर्फ एक एक दो दो पकड़ा था लोगों को दिखाने के लिए कि जहरीला सांप कैसा होता है, बंदर कैसा होता है, भालू कैसा होता है। अगर सरकारों को जानवरों के प्रति इतना प्रेम था तो आपको हाथी नचाना बंद करना था, आपको घोड़ा नचाना बंद करना था। आज आप देख रहे हो कि लोग हाथी और घोड़ा नचा रहे हैं, पर ये बेचारे डीएनटी के लोगों की रोजी रोटी थी, वो एक कानून के तहत रातों रात छीन लिया। ये भेदभाव है या नहीं है? जब देश आजाद हुआ तो लोगों ने संसाधनों पे कब्जा किया। जो लोग खेती का माल दे रहे थे, किराया दे रहे थे, वो लोग उसके मालिक बने कि नहीं बने? पर जिन लोगों ने जंगलों की चराई भरी, पान चराई भरी, पशुओं की चराई भरी, वो माल था या नहीं था? आपको जंगल का अधिकार दिया क्या? नहीं दिया, क्योंकि आप लोग मजबूत समाज नहीं थे और आप लोग संगठित समाज नहीं थे। अब आपको समझना पड़ेगा ये सब क्यों हुआ। क्योंकि देश आजाद होने के बाद में आपका एक डीएनटी शेड्यूल बनना था। डीएनटी का मतलब है वो तमाम जन समूह जिनका जीवन जन और जंगल आधारित था। उसके अंदर उनका जीवन जंगल आधारित क्यों हुआ? क्योंकि मुगलों के बाद में जो अंग्रेज आए उन्होंने ऐसे ऐसे नियम लगाए, क्योंकि उनका मकसद था सिर्फ हमारा खून चूसना। हमारे पे अनेक प्रकार के टैक्स लगाए। जिस चूल्हे पे रोटी बनती थी उस पे चूल्हा टैक्स लगाया। जो आदमी हाथ में लाठी रखता था उस पे लाठी टैक्स लगाया। जो बैलगाड़ी और ऊंट गाड़ी रखता था उस पे बैलगाड़ी टैक्स लगाया। और तो और अगर गांव शहर में रह के बेटी की शादी की तो चौरी के ऊपर भी टैक्स लगाया, चौरी के ऊपर भी टैक्स लगाया। जो लोग जो आज कहते हैं कि हम बहादुर थे, हमने आजादी की लड़ाई लड़ी, जिन लोगों ने उनको टैक्स दिया वो लोग गांव और शहरों में रहे, क्योंकि वो उनको टैक्स देते थे। पर जो कौम, बहादुर कौम, जो समझ गए थे कि अंग्रेजों को टैक्स दिया वो इंग्लैंड जाएगा, उन्होंने जंगलों में रहना स्वीकार किया, पर एक नया पैसा अंग्रेजों को टैक्स नहीं दिया। और ऊपर से अगर उनका खजाना कहीं जाता था तो जंगलों में उनका खजाना लूटा। यही सीटीए था। इसी के दर्द से उन्होंने आपको सीटीए पे डाला। और जो समाज 200 साल तक जंगल आधारित रह जाएगा, उसका खान पान जीवन सब जंगल पे आधारित हो गया। कोई तेंदू पत्ता तोड़ रहा था, कोई गोंद तोड़ रहा था, कोई पशु जंगल में चरा रहा था, कोई शिकार करके जीवन यापन कर रहा था। पर भाइयों, उसने ये जितने भी घृणित टैक्स थे, चूल्हा टैक्स, लाठी टैक्स, बैलगाड़ी टैक्स, चौरी टैक्स, ये इस बहादुर समाज ने नहीं दिया। इसलिए हम कह सकते हैं कि आप देश के वास्तविक बहादुर लोग हो। वास्तविक बहादुर लोग, अगर डरपोक लोग रहते तो आप गांव में रहते, शहरों में रहते, और वो नालायक लोग जो देश को लूटने आए थे उनको आप लोग भी टैक्स देते, पर आपने उनको टैक्स नहीं दिया और जंगल का जीवन आपने स्वीकार किया। आज मैं ये कहता हूं कि जब हम 200 साल जंगलों में रहने, ये भेदभाव की बात कर रहे हैं। अगर सरकार कोई आज कानून बना दे कि भाई पक्षी तू पीपल के पेड़ पे नहीं रहेगा, वहां तो बर्मा जी रहता है।
अरे पक्षी को थोड़ी पता है पीपल का पेड़ क्या है और बबूल का पेड़ क्या है। ये मेरे डीएनटी के लोग हैं सब, ये उस पक्षी की तरह से हैं। अरे इनको नहीं पता तेरी ओरण क्या है, तेरी गोचर क्या है, तेरा वन भूमि क्या है। 200 सालों से मेरी प्रकृति हो गई वन भूमि में रहने की, गोचर भूमि पे रहने की। जब देश आजाद हुआ तब सारी प्रॉपर्टी और जो साधन थे वो तो लोगों ने कब्जे कर लिए, और ये डीएनटी के लोग सबसे खराब भूमि पे रहे, नदी पे रहे, नाले पे रहे, पहाड़ी पे रहे, और देश आजाद होने के बाद उस भूमि को आपने पीपल का पेड़ बना दिया। आज 80 साल बाद में भी अगर ये समाज के लोग किसी पार्टी विशेष को वोट नहीं देते हैं तो जेसीबी सबसे पहले इनके दरवाजे पे जाती है। आपने जो है ना देख चुके हो, कल की बात है, हमारा एक राणा राम राष्ट्रीय पशुपालक और डीएनटी का कार्यकर्ता था। उसका दोष सिर्फ इतना है कि वो हमारा कार्य करता है। पुलिस ने उसको प्रताड़ना करते हुए कल ही उसके घर की दीवार, आगे की दीवार तोड़ी है। अरे ये नफरत की राजनीति अब करने से ये समाज डरने वाला नहीं है। भले ही आप हमें जेल भेजो, चाहे हमारे घर तोड़ो, चाहे हमारा शरीर तोड़ो, जो मर्जी वो कर लेना, लेकिन अब हम हमारा अधिकार दूसरों को नहीं लेने देंगे, दूसरों को नहीं लेने देंगे। भाइयों, जहां तक अधिकारों की बात है, हम करें कि आपके खेत की मेड़ तोड़ दी गई है, आपके अधिकारों को दूसरा एक 2-3 समाज है वो पूरे आपके अधिकारों को खा रहे हैं। चाहे यहाँ एससी की बात करूं, चाहे एसटी की बात करूं, चाहे ओबीसी की बात करूं, सब के अंदर बड़े बड़े मगरमच्छ हो गए हैं। वो छोटे छोटे समाजों को एक भी दाना नहीं खाने दे रहे हैं। ये हमारी लड़ाई। अब इस लड़ाई को जीता कैसे जाए, ये बहुत एक टेक्निकल बात है। हम लोग सोचते थे कि हम लोग पशुपालक हैं, हम लोग ही पीड़ित हैं। पहले हम लोग सिर्फ इतनी ही दुनिया समझते थे, बाद में पता चला कि मेरा पूरा डीएनटी समाज है, ये ज़्यादातर पशुपालक हैं और ये भी हमारी तरह से पीड़ित हैं। भाइयों, इस प्रजातंत्र में जिसके राशन कार्ड में आदमी ज़्यादा होते हैं, सरपंच उसको दूर से राम राम बोलता है। लाल सिंह साहब ने ये 52 डीएनटी के समाजों का नाम आपके राशन कार्ड में चढ़ा दिया, आपके राशन कार्ड में चढ़ा दिया। ये ललता बहन आई है, आपका स्वागत है गाड़िया लोहार समाज से। ललता बहन शुरू से हमारे साथ में आ रहे हैं। रतन नाथ जी कानवेलिया साहब भी हमारे पास साथ आ गए हैं, उनका भी हम यहाँ स्वागत करते हैं। जोरदार तालियां बजा के हमारे भाई रतन नाथ जी कानवेलिया का स्वागत करें। ललिता दीदी भी हमारे बीच पधार चुकी है। अब भाइयों, ये जो पीड़ित समाज के लोग हैं, ये हम लोग सोचते हैं डीएनटी में नहीं है, वंचित ओबीसी के अंदर भी जो बचे हुए लोग हैं, कुछ सींग वाले बैलों को छोड़ करके सब बेचारे बिना सींग वाले बैल हैं, उनको अपने भोजन का कोई हिस्सा नहीं मिलता। एससी के अंदर भी कुछ सींग वाले बैल हैं, वो पीछे वालों को कुछ नहीं देते। एसटी के अंदर भी 1-2 समाज इतना मजबूत हो गया है कि वो पीछे वालों को कोई हिस्सा नहीं देते हैं। अगर हमारे बीच रतननाथ जी कालबिलिया, प्रदेश अध्यक्ष कालबिलिया समाज पहुंच चुके हैं। गर्म जोशी से हम सब उनका एक बार स्वागत करते हैं। ठीक है, एक बार निवेदन है, या तो भाषण पूरा हो लेने देते हो या फिर बंद कर देते हैं। नहीं, भाषण को कंटिन्यू करवाते हैं। सभी साथियों से निवेदन है, बैठ जाओ, बैठ जाओ, हमारी बात पूरी होने भाई साहब, यही तो हमारी कमजोरी है। जब तक हम कोई भी चीज में अनुशासन नहीं बरतेंगे, है ना, तब तक जो हम उसको प्रारूप रूप से लागू नहीं कर पाएंगे। हाँ, चलो मैं मेरी बात को पुनः चालू करता हूं। तो जितने भी वंचित, वो जो 120 समाज हैं, उनका नेतृत्व भी हमने दोस्त प्लस का एक मॉडल बनाया है। क्या बनाया है? दोस्त प्लस। इस दोस्त प्लस का मतलब है कि पहले दोस्त का मतलब है डी का मतलब डीएनटी, मेरे ये जो समाज बैठे हुए हैं। ओ का मतलब है वंचित ओबीसी, एस का मतलब है वंचित एससी, और टी का मतलब है वंचित एसटी। भाइयों, 120 समाज आज लाल सिंह जी के राशन कार्ड में नाम लिखाने के लिए तैयार हैं। इन सब को देख के राजनीति पार्टियों में और राजनीति में विश्वास करने वाले लोगों के कानों में गरम तेल जा चुका है, गरम तेल। अब सिर्फ आपको इस ज्योति को जलाना है।
अगर ये 120 समाज संगठित हो गए तो इनका जो नशा है, ये जो दादागिरी करते हैं कि किसी का घर तोड़ दो, किसी को जेल में डाल दो, किसी को भी जो है पाकिस्तानी बता दो, किसी को भी आतंकवादी बता दो, इनका नशा 2 दिन में ढीला हो जाएगा, 2 दिन में ढीला हो जाएगा। अरे जिन समाजों को मुगल नहीं तोड़ सके, जिन समाजों को अंग्रेज नहीं तोड़ सके, अरे क्या उस समाज को आप हिंदुत्व का क्या पाठ पढ़ाते हो? हम तो स्वयं हिंदुत्व हमारे ब्लड में है, स्वयं हमारे हिंदुत्व ब्लड में है। ये बहुत भेदभाव की नीतियों पे चल रहे हैं। मेरे साथ में गाड़िया लोहार समाज की जो महिलाएं बैठी हैं, कुछ पुरुष भी बैठे होंगे। ये लोग थोड़े दिन पहले एक मुहिम चलाया था कि कश्मीर के अंदर पंडितों को 2-4 को मारा गया, तो सारे पंडित जी वहां से भाग के और दिल्ली में आके बैठ गए। ये सही बात है ना? मैं जो कह रहा हूं सही बात है ना? जैसे ही धारा 370 हटाई गई तो सरकारों ने बजट में प्रावधान रखा कि भाई पंडितों को वापस कश्मीर में बसाओ। ये सही बात है। हमें कोई आपत्ति नहीं है कश्मीरों को पंडित में बैठाने के लिए। हमारे भारत के वासी हम चाहते हैं कि उनका पुनर्वास कश्मीर में होना चाहिए। पर हमें एक ही आपत्ति है कि जो पहले मरता है उसका दाह संस्कार पहले करना चाहिए। मेरा ये जो गाड़िया लोहार है, ये इसको किसी ने पीटा नहीं था, ये डर के नहीं भागा था। इसने प्रतिज्ञा करके चित्तौड़ से निकला था कि अगर मेवाड़ आजाद नहीं होगा, जब तक चित्तौड़ आजाद नहीं होगा, मैं चारपाई पे सोऊंगा नहीं, घर बसा के रहूंगा नहीं, एक जगह रहूंगा नहीं। ये प्रतिज्ञा की थी कि नहीं की थी? अगर ये प्रतिज्ञा की थी तो क्या मेवाड़ आज गुलाम है? क्या चित्तौड़ गुलाम है? अरे इन लोगों को पुनर्स्थापित कौन करेगा? मैं कह रहा हूं कि 5-5 गाड़ियां लोहार को हर जिला से आप चित्तौड़ में पुनर्स्थापित कर दो, फिर मेरी तरफ से सभी पंडितों को कश्मीर में पुनर्स्थापित कर दो। हम न्याय की बात करते हैं, भेदभाव की बात नहीं करते भाइयों। गाड़िया लोहार को चित्तौड़ में इसलिए पुनर्स्थापित नहीं किया गया कि वो डीएनटी था। यही भेदभाव है डीएनटी का, कि डीएनटी के लिए सरकार ये समझती है कि ये सब मरे हुए समाज हैं, मरे हुए समाज। मरे हुए चाहे व्यक्ति हो, चाहे मरा हुआ समाज हो, उसके लिए सरकार या घरवाला कोई व्यवस्था नहीं करता है। एक ही व्यवस्था करता है कि कैसे उसको जलाया जाए और उसके बाद में 10-12 दिन कैसे बैठा जाए। यही व्यवस्था करते हैं ना? बिल्कुल सही बात। लेकिन मरे हुए आदमी को अगर वो जिंदा है तो डॉक्टर को प्रमाण देना पड़ता है। डॉक्टर कहता है हाथ हिलाओ तो वो हाथ खड़ा करता है। डॉक्टर कहता है पांव हिलाओ, वो पांव हिलाता है। डॉक्टर कहता है पूतली झपकाओ, वो पूतली झपकाओ। इतना करता है तो डॉक्टर कहता है ये मरा हुआ आदमी नहीं है, इसको दवाई दारू देना पड़ेगा। भाइयों, ये जो हम आंदोलन कर रहे हैं, ये आपके समाजों को जिंदा होने का प्रमाण है, जिंदा होने का प्रमाण। अगर आप ये प्रमाण नहीं दोगे, क्योंकि सरकारों ने तो पहले ही आपको मरा हुआ समाज समझ रखा है। आपको ना चित्तौड़ मिलने वाला है, ना श्रीनगर मिलने वाला है। चित्तौड़गढ़ के कलेक्टर के अंदर गए, यही महिला ललिता जी थी, इन्होंने एप्लीकेशन दिया कि हमें सामुदायिक भवन के लिए एक जगह दे दो। उन्होंने बोला जगह चिन्हित करो। तो मैंने खड़ा होकर बोला कि साहब ये चिन्हित क्यों करें? इनका तो चित्तौड़ किला इनका है, इनको जगह आप चित्तौड़ के किला में दीजिए। इन सब के लिए भाइयों आप जंगल के ऊपर आ जाओ, फॉरेस्ट में आ जाओ। आप जो कह रहे थे ना, देखो देखो कौन आया, शेर आया। हम जिस जंगल में रहते थे उसमें हम रहते थे, शेर रहता था और जंगल रहता था, और तीनों के चेहरे पे आबादी थी। शेर के चेहरे पे भी आबादी थी, मेरे ये बैठे शेर पशुपालक, इनके चेहरे पे भी रवानक थी और जंगल में भी रवानक थी। और जब से सरकार ने कूटनीति चाल से जंगल को जन रहित किया, पशुपालक और डीएनटी को जंगल से बाहर निकाला, आपने शेर को टोमी कुत्ता बना दिया। उसको जो है शिकार भी करना नहीं आता और उसकी शक्ल देखने से भी किसी को अच्छी नहीं लगती। आपने पशुपालक की भी शक्ल बिगाड़ दी, आपने शेर की भी शक्ल बिगाड़ दी और आपने जंगल की भी शेर बिगाड़ दी। ये आपका नीतियों का परिणाम है, क्योंकि नीतियों में दुष्परिणाम है। ये सरकारें चाहती हैं कि पहले तो जंगल जन रहित हो,
फिर हम उसमें अवैध काम करें, उसमें खनन करें, वन संपदा को लूटें, क्योंकि इंसान रहेगा तो वो रिपोर्ट करेगा। और अब जब शेर है वहां, तो वहां कुछ भी करो, शेर को तो रिपोर्ट करना आता नहीं। और शेर की हालत ऐसी कर दी है कि मेरे विचार से यहाँ कोटा के आसपास तो बहुत सेंचुरीज हैं, आसपास के जो गांव रहने वाले हैं उन लोगों को रात को नींद नहीं आता कि जंगल का शेर या चीता कब उनको आ जाएगा और कब उठा ले जाएगा। हम सरकार को कहना चाहते हैं कि जिस तरह से आपने एक कानून बना के रातों रात जमीन का अधिकार किसानों को दिया, आप एक कानून ऐसा लेके आ जाएं। हम आपसे खेती नहीं मांग रहे, हम ये करें कि जहां मेरी डीएनटी बैठी है, चाहे वो वन भूमि हो चाहे गोचर भूमि हो, उसको नहीं पता था कि ये पीपल का पेड़ है या आम का पेड़ है, आप उसी के पट्टे हमें जारी कर दें, हम अपना सब गुजर बसर कर लेंगे। सरकार चाहे तो एक दिन में कर सकती है, पर सरकार ऐसा करना नहीं चाहती। हम सरकारों को कह रहे हैं, हम कोई अलग आरक्षण नहीं मांग रहे हैं कि हमें लोग 10% आरक्षण सुनते ही उठ के चले जाते हैं कि 50 तो है और आपको 10 कहां से दे। हम ये कह रहे हैं कि जो आरक्षण का आपने 500 रुपए का नोट बना रखा है, उसको 100 रुपए करके छुट्टे कर दीजिए 5 जगह। हमारी जो योजनाएं हैं उसमें एक नए पैसे का भी बजट सरकारों पे बढ़ने वाला नहीं है। हम कह रहे हैं हमारे आरक्षण को आप तोड़ दीजिए, उसका उपवर्गीकरण कर दीजिए, हमारा जितना हिस्सा है उसमें से हमें और 1% कम दे दीजिए, पर हमारा हिस्सा में अलग दे दीजिए। क्योंकि जिनके साथ में हम आप चारा दे रहे हो वो सींग वाले बैल हैं, हम डीएनटी के लोग बिना सींग वाले बैल हैं, वो हमें दाना भी नहीं चरने दे रहे हैं और ऊपर से सींगों की हमारे कोच मार रही है, हमारी बगलों में गांठें पड़ी हुई हैं, गांठें। मैं यही निवेदन कर रहा हूं कि आप ये बीजेपी कांग्रेस का कीड़ा है ना, इसको क्रैश कर दीजिए, क्रैश, इसको निचोड़ दीजिए कपड़े की तरह से, और अपने दर्द जो मैंने बताए ये लेकर के आप घर जाइए और इन सब पे मनन करिए। और 1 जुलाई तक अपने आड़ोसी को, पाड़ोसी को, रिश्तेदार को, भाई बंद को, सबको कहिए कि हमें 1 जुलाई को जयपुर अपने अधिकार लेने के लिए जाना है। ये अपनी आजादी की लड़ाई है भाइयों, ये कांग्रेस बीजेपी की लड़ाई नहीं है। जो लोग हमें दशा से विमुख करना चाहते हैं, मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि वो क्या है, पर मैं इतना कहना चाहता हूं कि वो हमारे लायक भाई नहीं। राम राम, मैं इतना ही बोलूंगा। राम राम साहब, राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत ही ओजस्वी उद्बोधन रहा है। हाँ, अब मैं इसी उद्बोधन के क्रम में भरत सिंह सराधना जो हमारे टीएनटी सादिक भाई, पहले